जय हिंद। देखिए, जैसा कि आप लोगों से वादा था कि अगले वीडियो में हम लोग संसाधन के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ नए अंदाज में संसाधनों का वर्गीकरण, वो भी स्वामित्व के आधार पर। किस आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। पिछले वाले वीडियो में देखिए बात करें तो आपको कल वीडियो नहीं दे पाया था क्योंकि देखिए मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक ना। एग्ज़ाम चल रहा है, थोड़ा काफ़ी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए आपको वीडियो नहीं दे पाया। कोशिश करूँगा कि आप आज से आपको लगातार वीडियो मिले। एक बात बोलता हूँ, देखिए, पढ़ने से नहीं होता है, याद करने से होता है। ये हम हमेशा बोलते हैं, हमेशा बोलते रहेंगे कि पढ़ने से नहीं होता है, याद करने से होता है। देखिए, तो जिस दिन आपको वीडियो नहीं मिलता है ना, वैसे नहीं मिलता है तो थोड़ा माने देख लीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि शौक़ से मैं ऐसा नहीं करता हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियो मिले, ठीक ना। याद करना देखिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन आपको वीडियो नहीं मिलता है, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ पांव जोड़ के दोनों रिक्वेस्ट है कि जिस दिन आपको वीडियो नहीं मिलता है ना, कृपया पीछे वाले क्लास को रिवीजिंग करें। जैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी कि टाइटल को टच करेंगे तो आपको सवाल मिलेंगे, उस सवाल को बार बार हल कीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ने से नहीं होता है, याद करने से होता है। थोड़ा आपको बता दें, देखिए, हम तक किसी भी टॉपिक को धुआं कर ही देते हैं, ये तो बात है, ये है, ठीक ना। और आप पढ़े होंगे तो आप जान गए होंगे। तो आप पीछे वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं, मैंने इससे पहले के 2 वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे संसाधन क्या होता है, फिर संसाधनों का वर्गीकरण बताए हैं। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, तभी इस क्लास में मज़ा आने वाला है, ठीक ना। देखिए हमारा थोड़ा वीडियो हर एक टॉपिक पर थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि हमें घुस के डिटेल में समझाने की आदत है। एक के बात को 10 बार बोलने की आदत है, ताकि आपके कानों तक जाकर टच करे, आपके कान के चदरा को टच करे और डायरेक्ट एकदम दिमाग को झंझनाहट तेज हो जाए और याद हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि कौन लड़का कितना पढ़ता है, ठीक है कि नहीं। तो आप लापरवाही मत कीजिए, एकदम आराम से पढ़िए। देखिए, जितने धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, उतने आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को याद हुआ होगा। आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो में कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम इसे झुटिया के आके बका कर रहे हैं कि धुआं कर देंगे, हाई कर देंगे। सचमुच में धुआं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ पर बक कर रहे हैं, वो हमारे छात्रों को समझ में आ रहा है, तब तो हम और अच्छे से बताएंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए, ठीक है। आज के वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हम बताते थे कि संसाधन क्या होता है। वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं उन्हें संसाधन कहते हैं। आप कन्फ्यूज जाएगा कि सर जी उस दिन कुछ और लिखवाए हैं, आज कुछ और बोल रहे हैं। तो देखिए, परिभाषा मैंने कुछ नहीं होता है। परिभाषा एक मैंने किसी भी शब्द को भाषा में बता देना परिभाषा कहलाता है। इसीलिए पहले आप बढ़िया से एकदम समझ जाइए कि किसी टॉपिक को क्या मतलब होता है, उसका मतलब, और उसको अपने भाषा में व्यक्त कीजिए, उसी को परिभाषा कहेंगे। तो हम भी वही करते हैं, हम यहाँ पर रट के नहीं बैठे हुए हैं, हम केवल समझे हैं कि क्या होता है, आप भी समझिए। देखिए, हमारा वीडियो इसीलिए लंबा होता है क्योंकि हम हर एक बातों को बताते चलते हैं। वीडियो लंबा जरूर होता है, ठीक है, क्लास हमारा लंबा जरूर होता है, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि अगर ये वीडियो को, मेरे किसी भी टॉपिक पर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ना, तो सवाल ही नहीं है कि आप भूला जाइएगा। ऐसे तो हम लोग भुलाने के लिए बनवे किए हैं, लेकिन काफ़ी दिन तक याद रख पाइएगा उसको। 100% तक कभी नहीं भूलिएगा, ये मेरा वादा है। अगर आप पूरे ईमानदारी से देखते हैं वीडियो ना बैठ के, तब कहते हैं। तो मेरे दोस्त, कॉपी पेन निकाल लीजिए और बैठ जाए एकदम बढ़िया से। जो भी बताते हैं उसको नोट कीजिएगा, पहले दिमाग में नोट कीजिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो आप कह रहे हो कि सर जी बहुत फेंक दी। चल सर जी आइए ना टॉपिक पर, तो चलिए ना आते हैं। चलिए आगे। आपको इससे पहले वाले वीडियो में संसाधनों का वर्गीकरण बताए थे। संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है।
जैव संसाधन और अजैव संसाधन, इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में चले जाइए। और उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को भी दो भाग में बांटा गया है, एगो नवीकरणीय संसाधन, एगो अनवीकरणीय संसाधन। कहिएगा कि सर जी एक ही बतिया कहाँ बता रहे हैं, तो एक ही बतिया बताएंगे तभी तो आपको दिमाग में घुसेगा, ठीक है नहीं। हाँ, अब आगे हमारा अगला टॉपिक है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ये भी होता है 4 प्रकार के, ये भी आपको बताए थे लेकिन थोड़ा थोड़ा बताए थे, याद है कि नहीं? बोलिए, बैठा है, अरे बोलो, थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलो घर में पागल की तरह, तब नहीं याद होगा। हाँ, बैठो मत, आप ही से बात कर रहा हूँ, इधर ध्यान है आपका। देखिए इधर, तो आगे बढ़ते हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन के वर्गीकरण मतलब होता है बंटवारा, और वो स्वामित्व के आधार पर। हम बताए थे कि आधार मतलब होता है अलग अलग आधार पर, अब हम नहीं बताएंगे, पीछे वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो स्वामित्व मतलब होता है मालिक, स्वामी। क्या होता है? स्वामित्व मतलब होता है स्वामी। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। पहला के बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन, पहला क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। और दूसरा को क्या बोलेंगे? तो दूसरा को बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। और सर जी तीसरा को क्या बोलेंगे? तो तीसरा को बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। और चौथा वाले यानी कि सबसे लास्ट वाले को क्या बोलेंगे सर? तो उसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। समझेगा नहीं समझे? अब हम लोग इसको पूरे डिटेल से पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, और सामुदायिक संसाधन क्या होता है, और राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। आपको समझाते हैं पूरे डिटेल में। चलिए, तो हम जैसे कि बताए कि स्वामित्व का मतलब होता है स्वामी। बताए थे कि पहले के औरत अपने पति को स्वामी बोलती थी। अब बताओ, औरत का मालिक कौन होता है जी? तो उसका पति होता है कि नहीं? तो मालिक को है तो उसी को बोलते हैं स्वामी। स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर, यानी मालिक के आधार पर संसाधन को कई भाग में बांटा गया? 4 भाग में। अब आइए बताते हैं, पहले छोट छोट एक पॉइंट बताते हैं, उसके बाद डिटेल में चलेंगे। देखिए, जिस संसाधन पर, क्या बोले हैं? बोलो कस के। हाँ, जिस संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति का अधिकार है, देखिए संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार है तो उसे बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। और जिस संसाधन पूरे समाज का अधिकार होता है, किसका अधिकार होता है? जैसे हमारा घर है ना, तो इस घर पर हमारा अधिकार है केवल जी, तो ये घर हमारा ना हुआ, तो ये क्या हुआ? घर हमारा व्यक्तिगत संसाधन हुआ, ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ, अब देखिए सामुदायिक संसाधन, जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे आपके गाँव में पंचायत भवन होगा जिसको सामुदायिक भवन कहते हैं, आपके गांव में स्कूल होगा, आपके गांव में श्मशान घाट होगा, उसी को क्या बोलते हैं? अभी डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि इसको कैसे परिभाषा से में लिखेंगे। पहले आप समझिए कि माने ये बात कर रहे हैं मालिक के आधार पर। अगर किसी संसाधन का मालिक कोई समाज है तो उसे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। अगर हम अकेले हैं, मतलब कोई एक व्यक्ति है, तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन। अगर किसी संसाधन का मालिक सरकार है, कौन है जी? सरकार है। अरे आपसे बात कर रहा हूँ, बोलिए हमारे साथ, तब नहीं याद होगा जी। कॉपी कलम लेके बैठिए। थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, ठीक ना? क्या करें, समझाने में फोकस रहता है, ठीक ना? इसमें हमारा कोई गलती नहीं होता, क्या बोले, छूट नहीं करता, सुधारते हैं लोग, ठीक है ना? तो जिस पर सरकार का अधिकार होता है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब होता है इंटरनेशनल, मतलब सरकार, अपने सरकार को छोड़ दीजिए, वो एगो ऐसा सरकार रहता है ना कि जो पूरे पृथ्वी पर जितने देश है ना उन सभी देशों को कंट्रोल करता है। उसका तो देखिए तितली उड़ रही है इस समय रूम में, भागो यहाँ से, तुम ही कहाँ पड़ेगी जी, तुम बुझाएगा? देखिए उड़ रही है तितली, इतना अच्छा पढ़ाई करता है कि तितली भी आके हमको सुन रही है।
और आप लोग हैं तो बैठे के बैठे लरुआ लरुआ के मरुआ मरुआ के। अरे थोड़ा टाइट बैठिए एकदम बढ़िया से, ठीक ना, तो ना समझ में आएगा जी। चलिए, तो आप हम अब आपको हम माने यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ओरिजिनल में कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भाग में बांटते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब इन बात करेंगे कि सर जी का हम उतना ही लिखेंगे, तो अब हम आपको देखिए, आप पहले इसको समझ गए कि मालिक के आधार पर, माने जिसका मालिक होता है उसी पर। देखिए अब समझ गए ना, अब उसको अपने भाषा में चर को परिभाषा बनाइए, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। हम बताए का है जो मालिक होता है, माने कोई एक व्यक्ति मालिक है किसी संसाधन का तो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे, पूरा समाज मालिक है उस संसाधन का तो सामाजिक संसाधन कहेंगे। माने हाँ, सामाजिक संसाधन भी कह सकते हैं, सामुदायिक संसाधन भी कह सकते हैं, दोनों को तरीका है बराबर। अगर पूरे सरकार मालिक हो गया उस संसाधन का तो क्या बोलेंगे? सामुदायिक सॉरी गलती, राष्ट्रीय संसाधन। और ही सरकार को छोड़ करके उसका इंटरनेशनल सरकार मालिक हो गया तो बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए आइए देखिए, समुदाय व्यक्तिगत संसाधन, अब इसको कैसे बोलेंगे? अब हम आपको ओरिजिनल परिभाषा बताते हैं, आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा, लेकिन पहले दिमाग में लिखिएगा, उसके बाद वीडियो को रोक करके लिखिएगा। देखिए, वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक, क्या बोले हैं? तो बोलिए अब से, वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति के पास होता है तो हम उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। पहला परिभाषा हम बना दिए कि वैसा संसाधन, देखिए सब तो संसाधन है, सबका है संसाधन। देखिए रोड भी क्या है, हमारा जो रोड है ना, बाहर का रोड, उसको भी क्या बोलेंगे? संसाधन। लेकिन बताइए कि उस संसाधन पर किसका अधिकार है? किसी खास व्यक्ति का अधिकार है, केवल कोई खास व्यक्ति उस पर रह सकता है, चल सकता है। गलत बात है कि नहीं? नहीं चलेगा, किसी खास व्यक्ति का अधिकार उस पर नहीं है, उस पर सरकार का अधिकार है, ठीक ना। तो उसका मैंने व्यक्तिगत संसाधन नहीं होगा। हम वैसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे जिसका मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति के पास होता है, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। आप देखिए, आप समझिएगा ना, देखिए मेन बात क्या है कि जिसका मालिक कोई खास व्यक्ति होता है, बस। अब आप बदलते रहिए, इसको हम ऐसे ही बदल सकते हैं, वैसा संसाधन जिसका स्वामित्व तो किसी खास व्यक्ति के पास हो। स्वामित्व तो मतलब होता है स्वामी, ठीक ना, मैंने उसका, चाहे हम इसी को बोल सकते हैं वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। तो हम लोग ओरिजिनल परिभाषा माने हम अपने हिसाब से आपको बता देते हैं, अच्छा रहेगा, लिख लीजिएगा। देखिए थोड़ा लाइन आ गया और पंखा थोड़ा तेज चलेगा, ठीक ना, तो थोड़ा इसको कम करते हैं। चलिए देखिए, आपके लिए पंखा को बंद कर दिया, थोड़ा इन्वर्टर आवाज़ करता है, ठीक ना, तो दिक्कत नहीं होगा। तो हम बोलेंगे स्वामित्व के आधार पर, माने क्या कहता है जी? व्यक्तिगत संसाधन, वैसे संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति या किसी निजी व्यक्ति, निजी माने खास, माने कोई एक व्यक्ति को बोलते हैं, माने जैसे हमारा घर है ना, किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो और उसके बदले में सरकार को टैक्स दिया जाता है, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति के पास होता है और उसके बदले में सरकार को टैक्स दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे भूखंड, जैसे मैंने उदाहरण के लिए हमारा ज़मीन हो गया, अगर आपके पास जो दादा बाबा का जो ज़मीन है, दादा बाबा दोनों के होते हैं, दादा बाबा का जो ज़मीन है उसके बदले में हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं। कैसे? तो हम लोग हर साल रसीद कटवाते हैं, है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं? रसीद कटवाते हैं, तो रसीद वही होता है टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। अब मान के चलिए हमारा एक कोचिंग हो गया, तो हम कोचिंग से कमा रहे हैं कि नहीं, तो कोचिंग पर मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, मतलब मेरा अधिकार है। हम कोचिंग से कमा रहे हैं, ज़्यादा कमाने लगेंगे तो हम क्या देंगे? सरकार को टैक्स देंगे। देंगे कि नहीं देंगे? आपके पास मैंने जितने भी आपका जो धन है, मैंने उस पर केवल आपका अधिकार है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन, और उसके बदले में सरकार को टैक्स दिया जाता है। अगर ज़्यादा रहेगा तो टैक्स देंगे, ठीक ना। यह तो कोई दिक्कत है? तब भूखंड मतलब होता है अब भूमि का टुकड़ा, माने जो भी पूरा भूखंड नहीं हो गया,
भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा। अब जो भी भूमि का टुकड़ा आपका है उसके बदले में आप सरकार को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन इसका मालिकाना हक किसके पास है, तो आपके पास है कि नहीं। मालिकाना हक किसके पास है जी, आपके पास है। घर भी, घर का ही मालिकाना हक आपके पास है। निजी, देखिए और निजी जायदाद, निजी मतलब आपन जायदाद, मतलब आपन जितना भी जमीन है, मतलब किसी व्यक्ति का के पास जितना भी जायदाद है उसको बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन, समझे। बाग, देखिए जैसे में बाग हो गया, बगीचा, अगर बाग बगीचा आपका है उस पर आपका अधिकार है तब बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। अगर तालाब आप खोदवा दिए हैं, आप खोदवा करके उसमें मछली उछली मैंने पालन किए हैं, उसको बेच रहे हैं और आप खा रहे हैं, एकदम आराम से जी रहे हैं, तो उस तालाब को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। अगर कुआं आप खोदवाए हैं तो कुआं को भी क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। मतलब जिस संसाधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उस सब संसाधन को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन की परिभाषा आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। हम बता दे रहे हैं कि वैसे संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी खास या किसी निजी व्यक्ति के पास होता हो और उसके बदले में सरकार को टैक्स दिया जाता है, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। वंस मोर, एक बार फिर से, वैसे संसाधन जिसका स्वामित्व, सॉरी बार बार बदल के बोल दे रहे हैं, वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति के पास होता है और उसके बदले में सरकार को टैक्स देते हैं, उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। समझ गए। अब कहिएगा सर जी मालिकाना हक का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए कोई पत्नी है ना, तो उस पत्नी का मालिकाना हक किसके पास है, उसके पति के पास है कि नहीं। कौन है जी, बैठो आराम से, आ गए तो। अब हम आप समझ गए हों कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक संसाधन। देखिए हम समय लेते हैं थोड़ा ना, लेकिन एक के बाद निचोड़ देते हैं, समझे कि नहीं। देखिए सामुदायिक संसाधन, अगर आपको एक समय आ गया होगा ना, अगर आप एक का परिभाषा बना देंगे ना, देखिए परिभाषा रटना मत सीखिए, परिभाषा बनाना सीखिए कि हम परिभाषा बनाएंगे कैसे। तो हम आपको परिभाषा बनाने के सिखा दिए हैं, आप 5 तरीके से बोलिए ना परिभाषा, क्या हर्ज होता है। दिमाग दौड़ाइए ना खूब, ठीक ना, दिमाग दौड़ाइए ना। जैसे आप डायरेक्ट सुने होंगे चश्मा लगाइए ना, उसी प्रकार से दिमाग दौड़ाइए ना, अपने आप परिभाषा खूब बनेगा परिभाषा, समझे कि नहीं। तो सामुदायिक संसाधन के बारे में आते हैं। सामुदायिक संसाधन, अब बताइए वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी खास समुदाय के पास होता हो। क्या बोले हैं, वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी खास समुदाय के पास होता है, उसे बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे आपके गांव में मंदिर होगा, उस मंदिर पर का केवल आपका अधिकार है, केवल आप जाइएगा अगरबत्ती दिखाने, पूजा करने, कि पूरे गांव जाएंगे ना जी। तो उस मंदिर पर पूरा समाज का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, तो उस मंदिर को क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। अब देखिए आपके गांव में पंचायत भवन बन गया है, उसको बोलते हैं सामुदायिक भवन। क्या बोलते हैं, सामुदायिक भवन। तो केवल उस जिसके घरवा में बना है केवल उसी का अधिकार है, लेकिन गांव के लोग जानते हैं, समझते हैं ना कि नहीं हमारा ज़मीनिया में बन गया है ना, तो केवल हमारा ही अधिकार है। वो अलग बात है कि आपके ज़मीन में बन गया है, आप बनवा दिए आपके, मैंने आपके ज़मीन में, चाहे आपके अगल बगल घर में बन गया है, तो आप उसको ज़्यादा यूज कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हमारा अधिकार है उस पर, पूरे समाज का अधिकार होता है सामुदायिक भवन पर। तो सामुदायिक भवन क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन या सामाजिक संसाधन इसको हम बोल सकते हैं। तो आइए हम इसका उदाहरण बहुत सारे लिए हैं, उदाहरण से हम निचोड़ देते हैं, ठीक है। सामुदायिक संसाधन जैसे में मतलब चरण भूमि हो गया, माने ऐसा भूमि जो ना होता है सरकारी जमीन अगल बगल में। शमशान घाट पर सभी का अधिकार होता है, इसीलिए शमशान घाट को क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। किसी एक व्यक्ति के लिए शमशान घाट नहीं होता है, पूरे गांव के लिए होता है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, मंदिर पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, उस पर पूरा समाज का समुदाय का अधिकार होता है, इसीलिए मंदिर को सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। मस्जिद का भी मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, मालिकाना हक इसका कहाँ होता है, पूरे समाज के पास होता है, इसीलिए मंदिर को ही क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक भवन बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तालाब, अगर कोई तालाब है, सरकारी तालाब है गांव में, मैंने ऐसा तालाब है जिस पर पूरा समाज का अधिकार है, उसे क्या बोलेंगे,
सामुदायिक संसाधन इत्यादि। अब देखिए ये तो मान के चलिए देहाती एरिया में हो गया। अब शहरी एरिया में होता है पार्क होता है, पार्क होता है ना जी। तो पार्क में केवल का शहर के केवल एगो माने खर खानदान के लोग जाते हैं घूमने के लिए। हाँ अगर कोनो बनाया होगा अपने लिए तो जा सकता है, ठीक है नहीं। तो जैसे मैं नगरीय क्षेत्र में, नगरीय शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल जहाँ हम जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक स्थल याद पड़ रहा है कि नहीं, तुतुला भवानी, माजर कुंड जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। अब वहीं पर एकदम चलता है एकदम पूरा लभेर लभेर के, उसको क्या बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। आप यहाँ तक समझ गए होंगे हम क्या बोले हैं। पहला याद कीजिए, दूसरा आपकी मुट्ठी में होगा। वैसे संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी खास समुदाय के पास होता हो उसे बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं आपके पास उदाहरण है, स्मशान घाट हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तालाब हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, सार्वजनिक पार्क हो गया। आगे बढ़ते हैं, खेल का मैदान हो गया। खेल का मैदान भी किसका होता है। अगर गांव में आपका फील्ड है तो किसका है बताइए, समुदाय का, इसे सामुदायिक संसाधन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। देखिए दोस्त, संसाधन देश के अंदर बहुत सारा है कि नहीं, बहुत सारे देश के अंदर संसाधन है, ठीक ना। लेकिन क्या सभी देश के अंदर संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन मतलब क्या होता है, जिस पर अधिकार सरकार का होता है, ठीक ना। जिसका राष्ट्रीय का होता है, जिसका अधिकार केवल का होता है सरकार के पास होता है। तो का सब संसाधन के पास सब संसाधन पर अधिकार सरकार का है नहीं, किसी संसाधन पर का है सरकार का अधिकार है। तो जिस संसाधन पर सरकार का अधिकार है ना, उसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। माने वो राष्ट्र का है, मतलब ऐसा संसाधन जो पूरे राष्ट्र का है उसे क्या बोलते हैं, जो पूरे राष्ट्र उसको यूज करता हो। अब देखिए, अब कहिएगा सर जी इहो वाला तो सामुदायिक कैसी शमशान घाट को भी मैंने पूरा राष्ट्र यूज कर सकता है। कैसे कर सकता है, हर एक गांव में अपना अपना शमशान घाट होता है, हर एक गांव में अपना अपना सामुदायिक भवन होता है कि नहीं। तो का बगल वाले गांव के आके आपके गांव में मैंने शमशान घाट पर लाश जलाएंगे, ऐसे हो सकता है नहीं। लेकिन राष्ट्रीय मतलब वो पूरे राष्ट्र का है। तो देश के किसी भी देश के अंदर वे सभी संसाधन जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको यूज कर सकता है, समझे कि नहीं। वो देश के हित के लिए होता है। क्या होता है, देश के हित के लिए, आम जनता के हित के लिए होता है वो सब। जैसे में रोड हो गया, रोड पर पूरे राष्ट्र का मतलब पूरे देश का कोई भी व्यक्ति आ सकता है और ही जा सकता है, समझे कि नहीं। कोई व्यक्ति जैसे आ सकता है जा सकता है। तो बाहर बारिश हो रही है लग रहा है, ठीक ना। तो राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, देश के किसी भी देश के अंदर वे सभी संसाधन जिसका मालिकाना हक किसी माने वहाँ के सरकार को होता हो उसे क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में सड़क हो गया। अब देखिए अब देखिए क्या है ना कि जो राष्ट्रीय संसाधन है, सरकार आपके व्यक्तिगत संसाधन को छीन सकती है। काहे छीन सकती है, मतलब हमारा जो ज़मीन है ना, हमारा जो ज़मीन है अगर वो किसी राष्ट्र के हित के रास्ते में आ रहा है, जैसे कहीं रोड बन रहा है, क्या बन रहा है, जैसे कहीं रोड बन रहा है और रोड के बीच में हमारा ज़मीन आ रहा है ना हमारा ज़मीन, और हमारा ज़मीन आ रहा है, हम कहेंगे सरकार को कि हमारा मूल अधिकार है, हम नहीं देंगे, ये हमारा हमारा व्यक्तिगत संसाधन है, हम नहीं देंगे। तो कानूनी तौर पर सरकार को यह अधिकार है कि देश के हित के लिए या आम जनता के हित के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपके व्यक्तिगत संसाधन को छीन सकती है। आप इसको याद रखिएगा, ठीक ना। सरकार को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपके आम जनता के कल्याण के लिए आपके व्यक्तिगत संसाधन को सरकार छीन सकती है, समझे कि नहीं। हाँ याद रखिएगा, इसको पूछता है एग्जाम में। राष्ट्रीय संसाधन देखिए, रेल जो है ना उसका मालिकाना हक किसके पास है, तो सरकार के पास है, लेकिन इसको कोई भी यूज कर सकता है पूरे देश में। सड़क किसका है, तो सरकार का है, लेकिन इसको कोई यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। नहर किसका है, सरकार का है, नहर का पानी कोई ले सकता है, ठीक ना। खनिज देखिए, बात तो यहाँ पर बताते हैं आपको, जो खनिज है ना, जो भी खनिज निकलता है वो भी किसका है,
उसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है। मान के चलिए आपके घर में किरासन तेल निकल गया, पेट्रोल निकल गया, चट लेकिन सरकार आएगा, दिस इज माई, ये मेरा है, माइंस, ठीक ना। सरकार कहेंगे तो हमार है। देखिए बात है ना कि जितने भी अच्छे अच्छे चीज़ निकलेंगे कि नहीं आपके घर में, उस सारा सरकार का होगा। अगर आपके घर में अपराधी वाला मतलब जितने भी खराब वस्तु निकल गए, उस सारा आपका होगा। ये है सरकार की नीति। बढ़िया चीज़ किसका है? अगर आपके घर में अच्छा चीज़ का निकल गया, अच्छा चीज़ मिल गया, सोना मिल गया, हीरा मिल गया, तो ये सरकार का है। आपके घर में राइफल मिल गया, दारू मिल गया, ऐसा चीज़ मिल गया, तो वो सब किसका है? आपका है, आप भोगिए। हाँ, समझे कि नहीं। तो खनिज मतलब जो भी मतलब पेट्रोल मिल गया आपके घर में, तो उसका है, उसका मालिकाना सरकार के पास है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आपको देखिए एक भाषा बताते हैं, वैसा संसाधन जिसका मालिकाना हक सरकार के पास होता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको अपने हित के लिए यूज कर सकता है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बचा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे बोलते हैं? देखिए पहले बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 12 मील तक समुद्री सीमा। 12 मील मतलब होता है, 12 मील में होता है 200 किलोमीटर। कितना होता है? 200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, लगभग 12 मील तक माने 200 किलोमीटर तक। 200 देखिए समुद्री सीमा किसको बोलते हैं? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मान लीजिए कि ये हमारा देश भारत है। अब देखिए ये देश भारत है, तो इधर समुद्री सीमा है कि नहीं है ना। तो ये किसी भी देश के मतलब यहाँ से तट रेखा से लेकर के 200 किलोमीटर के अंदर तक सरकार का होता है। और 200 किलोमीटर के अंदर के बाहरी क्षेत्र वो हो गया ना, वो किसी भी देश का नहीं होता है, वो इंटरनेशनल संस्थाओं की हो जाती है, ठीक ना। माने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को होता है, अंतर्राष्ट्रीय सरकार का हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? कोई देश है तो कोई देश के पास समुद्र है कि नहीं, उस समुद्र में केवल उस देश का अधिकार केवल 200 किलोमीटर तक ही है, ठीक ना। उसको बोलते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। कहाँ तक के? किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर समुद्र में जाएंगे पूरा अंदर तक, उसे बोलते हैं आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। पूरे क्षेत्र का मैं सरकार का अधिकार होता है। तो वो जितना मान के चलिए हमारा देश हो गया, और यहाँ से हमारा देश के तट रेखा से समुद्र में 200 किलोमीटर के अंदर में कोई चीज़ मिल गया, कोई खनिज मिल गया, कोई पदार्थ मिल गया, तो वो किसका होगा? जिस देश में मिला है ना, जिस देश के सट ले उस देश का होगा। लेकिन अगर 200 किलोमीटर के बाहर मिलता है ना, तो वो पूरा ना इंटरनेशनल सरकार का होगा, अंतर्राष्ट्रीय सरकार का होगा, उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा। और वही कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र को छोड़कर, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र को छोड़कर सभी का होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और ये सब देखिए, अब समुद्र जो होता है सभी देश के माने बॉर्डर पर जो होता है ना, बॉर्डर, वो बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे, उस सारा उस देश का होगा। और ओकरे बाहर वो किसका हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय का माने अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सरकार का हो जाएगा। और वो केवल हम लोग माने अनुसंधान के लिए यूज कर सकते हैं, रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं उसको, ठीक ना। ऐसे हम लोग उसको अपना अधिकार में, वो भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय सरकार से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तब बाहर बारिश हो रहा है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय संस्थान किसे कहेंगे? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र को छोड़कर सभी का होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। मान के चलिए भारत है हमारा, तो भारत के गुजरात का सीमा समुद्र से टच करता है, तो समुद्र में केवल 200 किलोमीटर के एरिया तक ही हमारा होगा। और 200 किलोमीटर के बाहर जो होगा ना, वो किसी देश का नहीं होगा, चाहे वो कोई देश हो, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय। और उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो कहेंगे कि आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र को छोड़कर सभी का है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। इसका उपयोग हम लोग केवल क्या करते हैं? अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए करते हैं, और वही परमिशन लेकर के।
तो आशा करते हो कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, माने अच्छे से आपको याद हुआ कि नहीं होगा। अगर आपको कहीं इसमें कमी दिखता है तो उस कमियों को बताइएगा, उस कमियों को हम दूर करने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए याद करते रहिए। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नीचे डिस्क्रिप्शन में सवाल मिल जाएंगे, इसको हल करते रहिएगा, रिवीजिंग करते रहिएगा, तब ये आपका होगा, नहीं तो ये आपका नहीं होगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगले क्लास में, आगे वाले क्लास में, ठीक ना। तब तक के लिए छाप लीजिए इसको। जय हिंद।